तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, थ्योरी ऑफ मशीन। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मशीनों का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ मशीन और मशीनों का सिद्धांत, इस सब्जेक्ट में आखिर है क्या और ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट है क्या, दूसरी बात क्या है कि हम इसे क्यों पढ़ें, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्या सिर्फ पास होने के लिए पढ़ें सब्जेक्ट को या हमारी ट्रेड से भी रिलेटेड कोई इसमें बातें हैं जिसके कारण हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो मशीनों का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ी, सेकेंड ईयर में आकर के हमने मॉस पढ़ी, ठीक है। फिर हम लोगों ने मशीन की ड्राइंग पढ़ी, मशीन ड्राइंग के पार्ट्स पढ़े, हमने पढ़े थे, याद है ना। अब इस सेमेस्टर में आकर के आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ एक सब्जेक्ट और पढ़ोगे जिसका नाम है मशीन डिजाइन, ठीक। अब इन चारों पांचों जो सब्जेक्ट मैंने जो लिखे हैं, ये पांचों सब्जेक्ट मिलकर के एक मशीन की संपूर्ण रचना करने में सहयोग प्रदान करते हैं। मशीन की संपूर्ण रचना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ति बना रहा हो तो मूर्ति का एक व्यक्ति हाथ बना रहा है, दूसरा पैर बना रहा है, तीसरा धड़ बना रहा है, चौथा सिर बना रहा है, तो अलग अलग उन पार्टों का कोई महत्व नहीं है जब तक कि वे सारे पार्ट एक जगह आकर के इकट्ठे ना हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक। अच्छा, अब जब हमने मैकेनिक्स की बात करी तो मैकेनिक्स में हमने सिंपली ये देखा कि भाई बल या बल का प्रभाव अर्थात आघूर्ण, बल या बल का आघूर्ण, ये दो मेन फैक्टर होते हैं किसी भी पदार्थ को चलाने के लिए, घुमाने के लिए या उसकी आकृति को विकृत करने के लिए। या तो आप बल लगाओगे या बल का आघूर्ण लगाओगे। जैसे आपने चौक पर बल लगाया तो आपने चौक को तोड़ दिया, चौक को आपने यूं करके यूं किया, घुमा रहे हो तो इसका मतलब क्या, इसमें आपने बल आघूर्ण लगाया। क्या लगाया आपने, आघूर्ण लगाया। तो मेन बात क्या रही, बल हुआ और बल का आघूर्ण, ये दो मेन फैक्टर ऐसे हैं या हम बाहरी प्रभाव दिखाते हैं इन दोनों के माध्यम से, जिसके कारण वस्तु या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती है या उसकी आकृति में परिवर्तन आता है, ठीक। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में हमने ये पढ़ा कि जब भी हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर किसी भी वस्तु के अंदर यदि आकृति में परिवर्तन होता है तो कितना परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के कारण यदि वस्तु के अंदर आंतरिक प्रतिबल यदि उत्पन्न होता है तो वो आंतरिक प्रतिबल कितना उत्पन्न होगा। क्योंकि किसी भी पदार्थ की टफनेस, रिजिडनेस किसके ऊपर निर्भर करती है, उसके आंतरिक प्रतिबल के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। जहां पर तुम्हें आप कहते हो कि नहीं साहब मुझे बहुत मजबूत कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो मजबूती में दमदार हो, बढ़िया हो, तो हम क्या चेक करते हैं, उसका प्रतिबल चेक करते हैं। प्रतिबल तो हम डायरेक्ट प्रतिबल चेक नहीं करते बल्कि हम क्या चेक करते हैं, उसकी वास्तव में कहना चाहिए शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी प्रतिबल ही है, ठीक है। तो हम नॉर्मल स्ट्रेस या तो अभिलंब प्रतिबल चेक करते हैं या फिर हम शियर स्ट्रेस प्रतिबल चेक करते हैं, जैसे मतलब स्पर्शीय प्रतिबल चेक करते हैं। और साथ साथ हम लोगों ने थ्योरी ऑफ फेलियर भी पढ़ा होगा। थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा है मॉस में, 5 प्रकार की थ्योरी ऑफ फेलियर होती हैं, हम उनसे कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि ये किस आधार पर ये वस्तु फेल हो सकती है। जैसे आप स्टूल पर बैठे हुए हो, आप आए, आपने इसे ठोक बजा करके तो नहीं देखा था कि ये हमारा वजन सहलेगा या नहीं सहलेगा, लेकिन आप आकर इस पर बैठ गए, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में एक पहले से ही
इसके बारे में धारणा थी कि यह मजबूत है और ये मेरा वजन सहने लायक है। एक धारणा थी, आप उसी धारणा के आधार पर आकर, वो धारणा कैसे बनी? जब आप पहली बार आकर के बैठे थे तो इसने आपको संपूर्ण रूप से संभाल लिया था, तभी तो धारणा बनी। तुरंत तो धारणा नहीं बनती है, राइट। अब मशीन ड्राइंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी विमाएं, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, उसकी किस तरह की आकृति है, हमने उन आकृतियों को एक निश्चित अनुपात में अपनी ड्राइंग शीट में हमने क्या किया था, उनको ड्रॉ किया था और हमने उसके आकारों को देखा था। लेकिन अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि ये हम इस तरह का आकार बना रहे हैं तो इस तरह का आकार क्यों बना रहे हैं? क्या इसका कोई दूसरा आकार भी संभव हो सकता है या नहीं संभव हो सकता है? इस आकार को सेलेक्ट करने के पीछे क्या कारण था कि भाई इसकी यही आकृति हम सेलेक्ट करें, चयन करें इसको, राइट। तो मशीन ड्राइंग के अंदर हमने केवल क्या देखा, विभिन्न प्रकार के मशीन पार्ट्स के ड्राइंग के बारे में जाना कि ये मशीन पार्ट्स किस तरह के दिखाई देते हैं, चाहे वो रिविट हो, चाहे वो नट हो, चाहे वो बोल्ट हो, है ना, चाहे वो जो किसी तरह का जो कपलिंग हो, चाहे वो किसी तरह की शाफ्ट हो, चाहे वो किसी तरह का जॉइंट हो, राइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ये सब सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? हम मशीन ड्राइंग में पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एकदम बात करते हैं तो मशीन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर के पार्ट्स गतिमान हो। क्या कहते हैं उसे? जिसके अंदर के पार्ट्स गतिमान। जैसे आप स्टूल के ऊपर बैठे हुए हो, क्या ये स्टूल एक मशीन है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर के पार्ट्स गतिमान। पंखे की बात करें तो पंखा एक मशीन है क्योंकि अंदर के पार्ट्स हैं वो कैसे हैं? गतिमान है। एक मोटर की बात करें, इलेक्ट्रिक मोटर की, उसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं? गतिमान है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वो ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? या तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, और साथ साथ स्थानांतरण कर रहे हैं ऊर्जा का। ऊर्जा को, एक रूप की ऊर्जा को दूसरे रूप की ऊर्जा में क्या कर रहे हैं? वो परिवर्तन भी कर रहे हैं। जैसे ये फैन है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है? अपनी मोटरसाइकिल है, वो एक तरह से केमिकल एनर्जी लेती है, पेट्रोल लेती है या डीजल लेती है, उसके बाद वो इंजन में जाती है तो वो पेट्रोल एनर्जी हीट एनर्जी में परिवर्तित होती है, फिर वो हीट एनर्जी क्या करती है? शाफ्ट को घुमाती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाती है नहीं हो जाती है? तो मशीनों के अंदर क्या होता है कि मशीन के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्सों में क्या होती है? एक दूसरे के प्रति सापेक्ष गति होती है। क्या होती है? सापेक्ष गति। कौन सी गति? सापेक्ष, अर्थात रिलेटिव मोशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन। सबका फोन है।